क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उत्तर कोरिया और भारत नजदीक आ रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के पीएम ने ऐसा क्या किया जो चाइना को पसंद नहीं आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया और भारत के बीच संबंधों को लेकर अभी ज्यादातर भारतीयों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत ने एक बार फिर से उत्तर कोरिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। करीब 3.5 साल बाद भारत ने इस महीने की शुरुआत में उत्तर कोरिया में अपने डिप्लोमेटिक ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि राजनयिक कर्मचारी प्योंगयांग लौट आए हैं, लेकिन भारत ने अभी तक राजदूत को नियुक्त नहीं किया है। एनके न्यूज को दिए गए एक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का दूतावास चालू है, जिसमें कर्मचारियों का रोटेशन और नियमित गतिविधियां चल रही है। नई दिल्ली ने 2 जुलाई 2021 को कोविड महामारी के चरम पर होने के दौरान मॉस्को के रास्ते प्योंगयांग में अपने राजदूत अतुल मलाहरी गोत्सुर्वे को वापस बुला लिया, लेकिन कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने के बाद भी राजनयिक माहौल बहाल नहीं हुए। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली पर कोई अपडेट न होने के कारण 19 सितंबर 2023 को मल्हारी गोत्सुए को मंगोलिया में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया। उत्तर कोरिया अपनी नौकरशाही में देरी के लिए जाना जाता है और उसके साथ राजनयिक संबंधों में सुधार करना एक कठिन काम माना जाता है। उत्तर कोरिया का साम्राज्य खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अपने धोखेबाज तरीकों के लिए भी बदनाम है। इसलिए वर्तमान में दूतावास में भेजे गए कर्मचारियों के पास मेजबान देश के तरफ से लगाए गए बगों को खोजने का भी एक बड़ा काम है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों की जासूसी तो नहीं हो रही है। अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से 3 बार मुलाकात, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हमें प्यार हो गया है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया था कि ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में लौटने के बाद भारत ने उत्तर कोरिया के साथ कूटनीति की बहाली में तेजी लाई। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 4 सालों में प्योंगयांग ने अमेरिका की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया। चूंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु बमों का भंडार होने के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों का विशाल भंडार है, इसलिए नई दिल्ली के लिए प्योंगयांग से जुड़ना काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत को भी इस एकांत राज्य के साथ समान रूप से मजबूत संबंध सुनिश्चित करने होंगे। इससे ये सुनिश्चित हो सकता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के हाथ में न आए। भारत ने इस वक्त तब डिप्लोमेटिक संबंधों को फिर से बहाल किया है जब भारत उत्तर कोरिया के एक प्रमुख सहयोगी चीन के साथ भी भारत के संबंध थोड़े से सुधरे हैं। रूस और ईरान, जिनके साथ भारत के मजबूत संबंध है, वे भी उत्तर कोरिया के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी है। उत्तर कोरिया के कट्टर प्रतिद्वंदी और पड़ोसी दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ अपने संबंधों में लगातार सुधार किया है। सियोल ने हाल ही में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। भारत ने कोरियाई युद्ध को खत्म करवाने में अपनी भूमिका निभाई थी। कोरियाई शांति वार्ता में भारत सभी संबंधित पक्षों, अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के साथ बातचीत में शामिल रहा। साल 1952 में कोरिया पर भारतीय संकल्प को यूनाइटेड नेशंस में अपनाया गया था। भारतीय संकल्प के तहत संयुक्त राष्ट्र कमांड, कोरियाई पीपुल्स आर्मी, चीनी पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी ने साल 1953 में कोरियाई संघर्ष विराम समझौते पर दस्तखत किए थे, लेकिन उत्तर कोरिया के मुकाबले भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ ज्यादा मजबूत संबंध बनाए। भारत ने मई 2015 में दक्षिण कोरिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को अपग्रेड करते हुए इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया था। हालांकि उत्तर कोरिया के साथ भी भारत के 48 सालों से ज्यादा के पुराने सामान्य संबंध रहे हैं, लेकिन इसमें गर्मजोशी लाने की कोशिशें ना के बराबर की गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वहाँ तानाशाही शासन का होना। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि उत्तर कोरिया के साथ संबंध रखना भारत के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लाभकारी साबित हो सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति जब सत्ता पे आए थे तो ये दिमाग में एक चीज बसा हुआ था कि पता नहीं श्रीलंका क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन यहाँ चीजें एकदम से बदली हुई नजर आई। श्रीलंका को लेकर जो मन में भाव थे वो सारे भाव यहाँ खत्म हो गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति जब यहाँ पर आए तो इन्होंने भारत के साथ कई एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जिसमें कि डबल टैक्सेशन न लगे, डबल टैक्स न लगे। इसके अलावे कहा जा रहा है कि श्रीलंका ने यहाँ पर अदानी पोर्ट्स डील को पूरी तरीके से बैक किया है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने साथ दिया है और इन्होंने कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है ग्रुप के
रेवेन्यू को लेकर उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दूसरे देशों में अदानी ग्रुप्स के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, ये चीज भी इन्होंने कहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं देखने को मिल रहा है ये दोनों की मुलाकात देखकर टेंशन में चाइना दिख रहा है। और इसका टेंशन कहाँ पर दिख रहा है? ग्लोबल टाइम्स में दिख रहा है, जहाँ पर इन्होंने इसके बारे में डिटेल में एक लेख भी लिख डाला है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि पहले भी ये भारतीय मीडिया के ऊपर भड़कते रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस महीने की शुरुआत में चीन की अपनी पहली यात्रा की, देश के नेताओं द्वारा भारत को अपना पहला आधिकारिक गंतव्य बनाने की सामान्य प्रथा से हटकर इस यात्रा के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय घटनाक्रमों ने भारत को बहुत चिंतित कर दिया। इसलिए जब श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानाई के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए रविवार से मंगलवार तक भारत में थे, तो कुछ मीडिया आउटलेट्स, भारतीय मीडिया आउटलेट्स इसे उत्सव के रूप में वर्णित कर रहे थे। सोमवार को एक भारतीय मीडिया आउटलेट ने आकर्षक शीर्षक के साथ एक विचार लेख चलाया, श्रीलंका का चीन से दूर जाना भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी जीत है। लेख के अनुसार इस यात्रा ने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे भारत बढ़ते चीनी प्रभाव के बावजूद श्रीलंकाई नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए केंद्रीय और सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। इस बीच भारतीय मीडिया ने अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंकाई राष्ट्रपति द्वारा भारत को दिए गए बड़े आश्वासन पर व्यापक रूप से रिपोर्ट की कि देश अपने क्षेत्र का किसी भी तरीके से ऐसे तरीके से उपयोग नहीं होने देगा जो भारत के हितों के लिए हानिकारक। नेपाल और श्रीलंका की यात्राओं के चयन के बारे में चाहे भारत चिंतित हो या जीत की खुशी मना रहा हो, यह क्षेत्रीय देशों को चीन और भारत के बीच चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर लोंग चिंगवान ने बताया कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में भारतीय मीडिया की कवरेज भारत की वैश्विक शक्ति के बजाय एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मानसिकता को दिखलाती है। भारत के विपरीत चीन को दक्षिण एशिया में छोटे और मध्यम आकार के देशों से पक्ष चुनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे उम्मीद है कि ये देश ऐसे विकल्प चुनेंगे जो उनके अपने भविष्य के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो। विशेष रूप से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक देशों के साथ काम करना है। यही कारण है कि चीन और श्रीलंका संबंध पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहे हैं, जो कि उपयुक्त लेख के दावे के विपरीत है। श्रीलंका का चीन से दूर जाना, कोलंबो पोर्ट सिटी हो, हम्बनटोटा पोर्ट हो, इन परियोजनाओं ने श्रीलंका के आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ क्षेत्र के समग्र विकास को भी काफी बढ़ावा दिया है। श्रीलंका के लिए चीन एक ऐसा साझेदार है जो शांति और विकास लाता है। ऐसे तथ्यों को सामने आने के बाद कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स के लिए चीन श्रीलंका संबंधों में मतभेद पैदा करने में सफल होना असंभव है। हालांकि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने श्रीलंका जैसे संप्रभु देश के अपने साझेदारों को चुनने के अधिकार को नजरअंदाज कर दिया है और श्रीलंकाई सरकार और लोगों की ये निर्धारित करने की क्षमता को कम आंका है कि उनके सर्वोत्तम हित में क्या है। आखिरकार क्षेत्रीय देशों को पक्ष चुनने और भारत पहले विदेश नीति अपनाने के लिए मजबूर करना ये ठीक नहीं है, ये दबंग और छोटी सोच को दिखलाता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।